थ्री डी ज्योमेट्री में प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन का वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, और इससे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है उसके बारे में सॉल्व करेंगे और विथ फार्मूला के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो हम सबसे पहले प्लेन का डेफिनीशन देखते हैं कि डेफिनीशन क्या होता है। कि प्लेन क्या है, एक प्रकार का फ्लैट सरफेस है। प्लेन क्या है, एक प्रकार का फ्लैट सरफेस है जो कि एक वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, एक वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। और जो फिक्स्ड वेक्टर है, जो लिखा हुआ है ना, प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस परपेंडिकुलर टू ए फिक्स्ड वेक्टर। वो जो वेक्टर होता है, फिक्स्ड वेक्टर होता है, जो वो फिक्स्ड वेक्टर कहलाता है नॉर्मल टू प्लेन, मतलब प्लेन का नॉर्मल कहलाता है। ये परपेंडिकुलर जो है नॉर्मल, या तो कहो कि प्लेन इस नॉर्मल पर, इस वेक्टर या नॉर्मल पर परपेंडिकुलर है, या ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो नॉर्मल है, इसका जो फिक्स्ड वेक्टर है, इसका नाम मैंने नॉर्मल दिया है, नॉर्मल टू प्लेन, वो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। दोनों भी कह सकते हो किसी भी टर्म में। तो एक इक्वेशन, एक प्लेन के इक्वेशन को लिखने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है। एक प्लेन के इक्वेशन को लिखने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला तो एक पॉइंट चाहिए जो कि उस प्लेन में लाई करे, जिसे x1, y1, z1, ठीक है। और दूसरा चाहिए कि इस जो प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ रहना चाहिए। मतलब कि ये कह सकते हैं कि एक नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ रहना चाहिए कि किस नॉर्मल के परपेंडिकुलर हमें इक्वेशन का प्लेन लिखना है। जैसे कि मान लेते हैं ये प्लेन है, तो इस प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक नॉर्मल चाहिए कि किस नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर हमें प्लेन का इक्वेशन लिखना है। तो मान लेते इस नॉर्मल वेक्टर का नाम मैंने दे दिया हूँ n2। तो इससे पता चल गया होगा कि एक इक्वेशन ऑफ प्लेन के इक्वेशन को लिखने के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता होती है। प्लेन के इक्वेशन को लिखने के लिए कितनी चीज़ की आवश्यकता होती है, दो चीज़ की आवश्यकता। एक तो पॉइंट चाहिए प्लेन के इक्वेशन को लिखने के लिए, और दूसरा क्या चाहिए, नॉर्मल। अगर जब मैं दोनों ही निकाल लूँगा, नॉर्मल वेक्टर और पॉइंट अगर जो पता चल जाएगा किसी न किसी तरह से, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं नॉर्मल का, प्लेन का, सॉरी। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम यहाँ पर लिख रहा हूँ कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू होता है ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, जहाँ पर एक ए वेक्टर क्या है, पॉइंट है, उस प्लेन में पॉइंट है। ए वेक्टर क्या है, उस प्लेन में पॉइंट है, कोई पी पॉइंट है, ठीक है। तो हम ये तो मैंने भाई वेक्टर फॉर्मेट में देखा है। अब परपेंडिकुलर कार्टेशियन फॉर्मेट में दूसरा होता है। अब ये ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर डी वेक्टर के भी बराबर होता है। जैसे मतलब कि डी जो लेंथ होता है उसके बराबर होता है। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी, ये भी होता है। तो हम मेन रूप से ऊपर वाला ही याद रखेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ऊपर वाला ही याद रखेंगे और इसी से क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। जैसे कि ये यहाँ पर ये नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ एन वेक्टर, ठीक है, और ये पॉइंट है। तो हम एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा होता है ना कि एक अपने मन से भी एक वेरिएबल की तरह ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट, इसका नाम देते हैं क्यू, और आर वेक्टर हो जाता है। तो आर वेक्टर और ये वेक्टर जो ये ए वेक्टर है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है। तो इसको अगर जो हम मिलाएंगे पी से क्यू की ओर, तो पी क्यू वेक्टर एक बनेगा इस प्लेन में क्या बनेगा, एक पी क्यू वेक्टर बनेगा। जो कि पी क्यू वेक्टर है, जब प्लेन का परपेंडिकुलर ये नॉर्मल है, तो इस लाइन के भी तो परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा ना, क्योंकि ये लाइन भी तो इस प्लेन में ही तो लाई कर रहा है, इसके अंदर में ही तो है। तो लाइन और ये नॉर्मल क्या होगा, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा। तो जब परपेंडिकुलर होता है तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हम लगा देंगे, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो पहले तो पी क्यू वेक्टर लिखेंगे। तो पी क्यू वेक्टर ऐसे किस तरह से लिखेंगे, पी क्यू वेक्टर बराबर, मैं इसका डेरिवेशन कर रहा हूँ, जो ये फार्मूला जो आया है मैं उसका डेरिवेशन कर रहा हूँ कि किस तरह से आया है। तो पी क्यू वेक्टर परपेंडिकुलर है किस, नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर का, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलर रहता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पी क्यू वेक्टर क्या होगा, पी वेक्टर क्यू वेक्टर। तो क्यू वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर माइनस पी पॉइंट का क्या है, ए वेक्टर।
ए वेक्टर, तो ए वेक्टर मैं माइनस कर दिया हूँ। अब परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एन वेक्टर के साथ 0 हो जाएगा, तो मैं 0 के बराबर कर दूँ। तो यही हो गया क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो क्या आएगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो यही हो गया, डिस्टेंस हो जाता है, डी हो जाता है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, और इसे दाएं तरफ हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। तो यही इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्मेट में किस तरह से लिखा रहता है, कार्टेशियन फॉर्मेट में अगर जो हम लिखना चाहेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, अगर जो हम कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्मेट, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन, ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये कार्टेशियन फॉर्मेट में प्लेन का इक्वेशन लिखा हुआ है, जहाँ पर ए बी सी जो कोफिशिएंट ऑफ जेड, कोफिशिएंट ऑफ वाई है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, वो नॉर्मल जो यहाँ पर नॉर्मल जो है ना दिया हुआ है एन वेक्टर, उसी का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल का। इस बात को ध्यान में रखो तभी समझ में आएगा, अदरवाइज बाद में दिक्कत होगा। ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल का, किसका है, नॉर्मल का, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल का है, ठीक है। अब अगर कोई पूछेगा कि इसमें कितना अननोन है, तो इसमें 3 ही अननोन है, एक ए है, बी है, सी है, डी अननोन नहीं है, क्योंकि डी को हम गायब कर सकते हैं इस इक्वेशन को। आप कैसे गायब करेंगे, तो इसको दाएं तरफ भेजेंगे तो माइनस डी होगा, फिर डिवाइड कर देंगे तो नया कांस्टेंट होगा। तो मैं ऐसा करके दिखा ही देता हूँ, जैसे कि मैं इसे दाएं तरफ भेजूंगा तो क्या होगा, माइनस में डी होगा, फिर माइनस डी से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा दोनों तरफ, तो माइनस डी ए बटा माइनस डी इंटू एक्स प्लस बी बटे माइनस डी इंटू वाई प्लस सी बटे माइनस डी इंटू क्या होगा जेड बराबर क्या होगा, बराबर 1 हो जाएगा। तो हम इसे नया कांस्टेंट के दे देते हैं, ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू 1। अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें कि तीन ही अननोन है, एक तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो 3 अननोन रहता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन में 3 अननोन रहता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन में, कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होता है, 3 ही अननोन रहता है। वेक्टर फॉर्मेट में 2 चीज़ चाहिए तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इस वेक्टर फॉर्मेट का जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है उसे किस तरह से अप्लाई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगले पेज पर मैं इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट इस, ये पॉइंट से पास कर रहा है, और नॉर्मल क्या है, नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड ए, मतलब कि ये प्लेन है और ये कोई पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पर 3,-3,1 दिया हुआ है, ठीक है। और 2 पॉइंट ये अलग से दिया, ये दोनों पॉइंट है जो नॉर्मल के इंड दिया हुआ है। नॉर्मल वेक्टर जो होता है ना, इस जो ये प्लेन का परपेंडिकुलर होगा उसके दोनों इंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि ये Q है और ये N है, तो दोनों का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक ठो मान लेते हैं कि ये 2,-1,5 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 3,4,-1 है। तो हम इससे हम निकाल लेंगे नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, NQ वेक्टर बराबर क्या होगा, 2 में से 3 को माइनस करते तो माइनस आई कैप, इसी तरह से -5 जे कैप, और क्या हो जाएगा 5 में से 1 गया तो
प्लस में 6k कैप हो जाएगा। ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। तो अब हम और पॉइंट भी दिया हुआ है P पॉइंट, तो P पॉइंट दिया हुआ मतलब कि A वेक्टर दिया हुआ है, तो A वेक्टर क्या हो जाएगा 3i कैप और -3j कैप और प्लस k कैप, ये आ गया 1k कैप। तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और कार्टेशियन फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्मेट में लिखते हैं। वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशन मैंने क्या बताया था, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर। तो r वेक्टर तो ऐसे ही रहता है, क्योंकि r वेक्टर पोजीशन वेक्टर रहता है, तो वेक्टर फॉर्मेट में r का वैल्यू नहीं पुट किया जाता है। और नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया, नॉर्मल वेक्टर मैंने ये लिख दिया है, ये नॉर्मल वेक्टर है। तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया -i कैप -5j कैप और प्लस में 6k कैप बराबर a वेक्टर डॉट n वेक्टर कर देता हूँ। तो a वेक्टर डॉट n वेक्टर जब मैं करूँगा तो क्या होगा -3 और ये क्या होगा +15 और प्लस में 6। तो ये मेरा वेक्टर इक्वेशन आ गया -i कैप -5j कैप प्लस 6k कैप, और इधर से मैं जब इसको ऐड करूँगा तो कितना होगा +3, तो 18 आ गया। ये क्या आ गया वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। अब हम कार्टेशियन इक्वेशन में प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे इसी डेटा के थ्रू। तो हम ये तो वेक्टर फॉर्मेट में हो ही गया है ये आंसर। तो अब मैं कार्टेशियन इक्वेशन किस तरह से रहता है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है ax + by + cz + d = 0, इस तरह से रहता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन तो यहाँ से आ ही गया है। डायरेक्शन रेशियो जो नॉर्मल करता है ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल का। तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो यहाँ से लिख लेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल वेक्टर है r वेक्टर डॉट n वेक्टर और इक्वल्स टू d है। तो a का वैल्यू क्या है -1 तो -x हो जाएगा, b का वैल्यू -5 तो -5y हो जाएगा, c का वैल्यू 6 है तो 6 हो गया 6 प्लस d इक्वल्स टू 0। तो ये d का वैल्यू भी निकल जाएगा जब मैं पॉइंट पुट करूँगा, क्योंकि ये जो लाइन है जो मैंने निकाला है ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका नाम देता हूँ 2। ये पॉइंट कर रहा है, ये जो लाइन है इट पासेस थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है 3, -1, 1 ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो ये पॉइंट इस प्लेन में लाई कर रहा है, इस प्लेन में, तो इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x y z का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, तो क्या होगा -3 और माइनस +5 और ये +6 प्लस d इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा, तो d का वैल्यू रख दूंगा तो डायरेक्ट कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल जाएगा। तो यहाँ से d का वैल्यू क्या आएगा 5 11 में से 3 गया तो 8 आ जाएगा, 5 11 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 मैं रख देता हूँ यहाँ पर, तो ये इक्वेशन आ जाएगा, ये यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा। तो -x -5y प्लस 6z और प्लस क्या होगा 8 इक्वल्स टू 0, ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्मेट, सॉरी कार्टेशियन फॉर्मेट। कार्टेशियन फॉर्मेट में ये इक्वेशन आ गया किसका, प्लेन का। सॉरी यहाँ पर -3 था ना, मैंने भूल गया किस पॉइंट से पास करा था 3, -3, 1 से। तो यहाँ पर 5 या 15 हो जाएगा ना, मैंने गलती कर दिया था सॉरी। तो 15 3 18 होगा, d का वैल्यू 18 होगा। ऐसे भी दिख रहा था कि d का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है 18 ही आ रहा था, ये जो d का वैल्यू आता है वो 18 ही आ रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है 18 ही होगा, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। अगर जो माइनस कॉमन भी लेना चाहते हैं तो कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा x + 5y - 6z बराबर, यहाँ से माइनस हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 18y
तो ये भी है माइनस पर डिपेंड करता है माइनस कॉमन ले रहे हैं या नहीं है, तो ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन ही है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इक्वेशन को इसी तरह से लिखा जाता है। तो हम ये क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं अगले पेज पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन 3x - 4y + 2z = 5। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में सोल्व किया था तो देखा था कि यहाँ जो आता है वो d के बराबर आता है, मतलब कि इक्वेशन को कंपैरिजन किया जाता है ax + by + cz + d = 0 होता है। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन कार्टेशियन फॉर्मेट में है। तो कार्टेशियन पर ये क्या है, ए बी सी ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है ना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। तो मैं यहाँ से वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल चाहिए। तो नॉर्मल का तो मैं यहाँ से लिख दूंगा, तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ से ai कैप + bj कैप + ck कैप, और डी के द्वारा ही निकल जाता है पॉइंट के, डी निकल जाता है पॉइंट के द्वारा ही। जैसे कि डी बराबर क्या होता है a वेक्टर डॉट n वेक्टर होता है ना, तो उसी के द्वारा निकल जाता है। तो यहाँ पर डी दिया हुआ है, क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, तो मैं लिख लूँगा उसी के डाटा के अनुसार। तो यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, इस तरह से नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर बराबर हो जाएगा 3i कैप और -4j कैप + 2k कैप, ये हो गया। और डी बराबर तो दिया हुआ ही 5 दिया हुआ है, तो डी बराबर 5 हो गया। तो वेक्टर इक्वेशन किस तरह से लिखा जाता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर = ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। और हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर किसके बराबर होता है, डी के बराबर। तो ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी होता है। तो और डी का वैल्यू मैंने लिख रखा है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन से। तो मैं आर वेक्टर इक्वेशन में क्या कहता है, आर वेक्टर को आर वेक्टर ही रहने दिया जाता है, उसे कोई भी छेड़खानी नहीं किया जाता। और एन वेक्टर मैंने यहाँ निकाल चुका हूँ, क्या होगा 3i कैप -4j कैप + 2k कैप। और ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर डी के बराबर होता है, और डी का वैल्यू क्या है 5 है, डी का वैल्यू 5 है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर 5 हो गया। तो यही वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। क्या हो गया, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालते हैं। अगर जो इसी में पूछेगा कि यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल लिखो, फाइंड ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल के डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, है ना, पूछेगा अगर जो इसी में कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल है, इसके डायरेक्शन में लिखना है कि यूनिट वेक्टर लिखना है। तो यूनिट वेक्टर मतलब एन कैप बराबर क्या होता है, एन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। मतलब नॉर्मल वेक्टर को अगर जो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं ना, तो वो यूनिट वेक्टर मिलता है उसके डायरेक्शन में ही, नॉर्मल के डायरेक्शन में ही। तो मैं डिवाइड कर दूंगा, नॉर्मल वेक्टर क्या है 3i कैप -4j कैप + 2k कैप डिवाइडेड बाई इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर = डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ नीचे क्या होता है 9 9 16 कितना 25 25 4 29 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। इधर 3i कैप -4j कैप और प्लस में 2k कैप। तो इस तरह से फाइंड किया जाता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब मेरे ख्याल से अगर जो कार्टेशियन इक्वेशन में दिया रहेगा इक्वेशन का प्लेन का इक्वेशन, तो वेक्टर में भी लिख सकते हो प्लेन का इक्वेशन। अगर जो वेक्टर फॉर्मेट में दिया रहेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो कार्टेशियन में भी लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो अब हम अगले फार्मूला की तरफ चलते हैं। अगला फार्मूला हम अगला पेज पर डिस्कस करते हैं और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। एंगल बिटवीन टू प्लेन कैसे डिफाइन किया जाता है, एंगल बिटवीन टू प्लेन इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन दियर नॉर्मल। जैसे दो प्लेन के बीच में एंगल कितना होगा
उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उसका जो नॉर्मल होता है उसके बीच का एंगल निकाल लेते हैं, उसी से दोनों बीच के एंगल निकल जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक प्लेन इस डायरेक्शन में है, ये प्लेन मान लेते हैं कि पाई 1 है, ठीक है। तो इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा n1, और एक दूसरा प्लेन है इस तरह से, ठीक है, इधर से पास कर रहा है। ये प्लेन क्या है n पाई 2, ठीक। तो इसका भी नॉर्मल कहीं इधर होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर ही होना, अल्टीमेटली जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर होना, तो ये n2 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि तो इसी तरह से एंगल निकल जाएगा, जिस तरह से लाइन में होता था ना उस तरह से। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन इज गिवन बाय एंगल बिटवीन दियर नॉर्मल्स। तो दोनों के बीच के नॉर्मल्स का एंगल अगर जो हम निकाल लेंगे तो एंगल बिटवीन टू प्लेन भी निकल जाएगा, क्योंकि वही एंगल होगा ना, अल्टीमेटली वही एंगल निकल जाता है, ठीक है। तो हम वो फार्मूला क्या निकालेंगे, एंगल बिटवीन टू प्लेन का फार्मूला लिखेंगे, cos थीटा बराबर n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। इसी से मैं निकाल लूँगा एंगल बिटवीन टू प्लेन, क्योंकि अगर इस देख रहे हैं कि हम इधर से एंगल क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल क्या बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, ये एक्यूट एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये जो नॉर्मल है ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इस तरह से थीटा एंगल निकल गया है, क्योंकि ये जो थीटा एंगल है एंगल बिटवीन प्लेन ही तो है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि थीटा दोनों बराबर है, या तो नॉर्मल के बीच एंगल बिटवीन थीटा निकालो, वही उतना के बराबर ही होता है एंगल बिटवीन प्लेन के बराबर ही। तो इसी तरह से हम आसानी होता है, क्योंकि मुझे नॉर्मल वेक्टर का ही इक्वेशन दिया रहता है, जिसके कारण से हम इसी के बीच में एंगल फाइंड करते हैं। इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्मेट में हो गया। और जब मैं कार्टेशियन फॉर्मेट में एंगल बिटवीन टू प्लेन निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, क्योंकि मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो कोफिशिएंट आएगा, और मैग्नीट्यूड n1 वेक्टर का क्या हुआ, a1 b1 c1 आएगा। तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब मैं करूँगा तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अगर जो दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो cos थीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, cos 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर के केस में 90 डिग्री पुट करेंगे, cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो सिंपली परपेंडिकुलर को शो कराने के लिए n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर को 0 के बराबर कर देंगे, तो कंडीशन फुलफिल हो जाएगा कि दो प्लेन नॉर्मल परपेंडिकुलर है एक दूसरे का। कब, जब n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर क्या 0 के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि दोनों जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है। ठीक उसी प्रकार कार्टेशियन फॉर्मेट में भी अगर जो a1 a2 b प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर जो 0 के बराबर आ जाएगा तो हम ये कहेंगे कि दोनों जो प्लेन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ईच अदर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अगले पेज पर सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, फाइंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन। जो दो प्लेन दिया हुआ दोनों प्लेन के बीच में एंगल निकालेंगे। तो मैंने बताया था कि एंगल की कैसे निकाला जाता है, दोनों के नॉर्मल के बीच का अगर जो एंगल निकालेंगे उतना ही बराबर एंगल होगा दोनों प्लेन के बीच में भी। डायग्राम से देख सकते हो ना, समझ भी सकते हो कि जब मैं डायग्राम बनाया था इस तरह से, मान लेते हैं कि ये डायग्राम है इस तरह से, तो ये एंगल क्या होगा, दोनों प्लेन के बीच का एंगल होगा, इस प्लेन और इस प्लेन के बीच का एंगल होगा, और इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये पहला प्लेन है पाई 1, तो इसका नॉर्मल ये n1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो प्लेन है इसका नॉर्मल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जो कि ये 90 डिग्री है इसके बराबर, ये n2 हो गया। तो ये जब थीटा है एंगल, और हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री को बनाता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इस तरह से अगर जब मैं बनाऊंगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर जब इसके साथ 90 डिग्री माइनस थीटा हो रहा है
तो ये एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। मेरे ख्याल से कुछ अगर जो 3D में सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, एंगल बिटवीन नॉर्मल्स जो थीटा आता है उतना ही बराबर एंगल होगा प्लेन के बीच में भी। तो मैं पहला इक्वेशन से लिख लेता हूँ। पहला इक्वेशन से नॉर्मल वेक्टर लिख लेता हूँ, क्या होगा। या ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर कंपैरिजन करूँगा इस तरह से, पहला इक्वेशन से a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 6। तो यहाँ पर a1 का वैल्यू क्या है 2, b1 का वैल्यू क्या है -1, c1 का वैल्यू क्या है 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या होगा, a2 बराबर क्या होगा 1 और b2 बराबर 1, c2 बराबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो अब एंगल निकाल देता हूँ कार्टेशियन फॉर्मेट का अप्लाई करके। तो कार्टेशियन फॉर्मेट में क्या होता है, कॉस थीटा, एंगल बिटवीन टू प्लेन क्या होता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये हो जाएगा। तो मैं निकाल देता हूँ। जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा दोनों का क्या हुआ, a1 a2 का डॉट प्रोडक्ट करूँगा क्या आएगा 2 -1 और c1 c2 तो +2 बटे मैग्नीट्यूड निकालता हूँ a1 b1 c1 का। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 एक 5, 5 एक 6 हो जाएगा √6। और इसका क्या होगा 1 का स्क्वायर तो 2, 2 2 4, 4 2 और 4 6, ये भी √6 आ रहा है। तो क्या आएगा 2 2 4 में से 1 गया 3, 3 बटे 6 कॉस थीटा का मान आ रहा है 3/6 मतलब 1/2। 1/2 कब आता है कॉस थीटा 1/2 कितना के बराबर होता है, तो कॉस थीटा 1/2 60 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल क्या हो गया 60 डिग्री, थीटा बराबर π/3, ये एंगल हो गया। दोनों प्लेन के बीच एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। इस तरह से एंगल फाइंड किया जाता है दो प्लेन के बीच में कि कितना एंगल होगा। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, उसमें परपेंडिकुलर शो करवाते हैं कि दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है कि नहीं है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि दो प्लेन है वेक्टर फॉर्मेट में, एक वेक्टर ये है r वेक्टर डॉट i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप बराबर 3 एंड दूसरा है r वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप बराबर -5। ठीक, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब हमें शो करना है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, तभी ना शो करना है कि बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तभी ना हम प्रूफ करेंगे। तो हम निकालते हैं, अगर जो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर 0 के बराबर आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि क्या परपेंडिकुलर है दोनों प्लेन, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। तो कॉस थीटा 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तभी ना परपेंडिकुलर होगा। और कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0 होता है, इसलिए 0 के बराबर लाना है, तभी अगर जो 0 के बराबर आ जाएगा तभी हम समझेंगे कि दोनों प्लेन क्या है परपेंडिकुलर है। तो ये n1 वेक्टर हो गया और ये n2 वेक्टर हो गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 + 3 क्या होगा 1 × 3 क्या होगा 3 -1 j कैप और प्लस 2 k कैप, तो क्या होगा माइनस में 2 आएगा और इधर क्या होगा माइनस में 1। तो देख रहे हैं कि 3 में से 3 जाएगा 0 आ रहा है, मतलब क्या n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर 0 आ रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट both planes are perpendicular to each other, है ना। इस तरह से हम दो क्वेश्चन के माध्यम से समझ गए होंगे कि किस तरह से एंगल फाइंड किया जाता है और परपेंडिकुलरिटी शो किया जाता है। पैरेलल शो करने के लिए दोनों का रेशियो पर प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तभी क्या हम कहेंगे कि दोनों प्लेन क्या है पैरेलल है।
ठीक है। तो अब हम अगला फार्मूला पर अगला कंसेप्ट सीखेंगे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस अगले पेज पर। ये फार्मूला है, यहाँ पर क्या करा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट x1, y1, z1 इज गिवन बाई इन कार्टेशियन फॉर्मेट a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल्स टू 0, जहाँ ए बी सी आर कॉन्स्टेंट है। तो ए बी सी को मान सकते हो कि जो डायरेक्शन होता है नॉर्मल का वही ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है, ऐसा भी मान सकते हो। तो इस फार्मूला के द्वारा भी हम सोल्व कर लेंगे, और एक दूसरा प्रोसीजर है वो उस तरह से भी हम सोल्व कर लेंगे। ये एक पॉइंट दिया हुआ है और इसके अलावा 2 पॉइंट और भी दिया हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 अननोन है ना, ए बी सी ये 3 अननोन है। तो 3 अननोन निकालने के लिए 3 कंडीशन रहना चाहिए। तो 1 पॉइंट दिया हुआ है तो 2 पॉइंट और देगा। तो हम क्वेश्चन को माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से सोल्व किया रहता है। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1, उसी तरह से दूसरा पॉइंट दिया रहेगा, तीसरा पॉइंट दिया रहेगा। तो एक अल्टीयर मेथड ये भी होता है कि इस तरह से हम सोल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट्स निकाल देंगे ना तो भी निकल जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और जो दूसरा पॉइंट होता है उसमें से पहला पॉइंट घटा देते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और तीसरा पॉइंट में भी पहला ही पॉइंट घटाते हैं, z3 माइनस z1 सॉरी x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इक्वल्स टू 0 के बराबर कर देंगे तो इससे भी बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखो, ये भी है 3 पॉइंट से पास करने वाले इक्वेशन का इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 3 पॉइंट x जो दिया हुआ है वो लिख देता हूँ मैं, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 इस तरह से। तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से सोल्व करता हूँ। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन सोल्व करूँगा। तो मान लेते कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट पहला पॉइंट दिया हुआ है सपोज दैट 2, -1, बी पॉइंट दिया हुआ है 3, 4, 2 एंड तीसरा पॉइंट सी दिया हुआ है 7, 0, 6। ठीक, तो इसका इक्वेशन लिखना है कार्टेशियन में भी। एक बार जब कार्टेशियन में लिख लेंगे तो नॉर्मल में वेक्टर इक्वेशन में भी लिख लेंगे। तो हम उस अगले बार ऊपर वाले प्रोसीजर को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम अभी मैंने ऊपर में लिखा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1, z1 का क्या होता है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1, z1 इज गिवन बाय किस तरह से a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल्स टू 0। बार बार लिखोगे तो फार्मूला याद हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस एक्सप्रेशन को बार बार लिखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इससे क्या होगा, आपका हैबिचुअल बन जाएगा और क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाओगे, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से याद भी हो जाएगा कि इस तरह का यूज करना है। तो a इंटू एक्स माइनस x1 पहला पॉइंट पुट कर देता हूँ, क्या है 2, 2, -1, तो मैं क्या x1 के जगह पर 2 हो जाएगा। इसी तरह से b इंटू वाई माइनस y1 2 हो जाएगा, प्लस c इंटू जेड माइनस z1 के जगह पर माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ, मैं इसमें पुट कर दूंगा वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसी इक्वेशन में यही जो इक्वेशन है यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसी में पुट करूँगा वैल्यू तो आ जाएगा।
अब मैं क्योंकि ये जो प्लेन है वो इस पॉइंट दूसरे पॉइंट से भी पास कर रहा है और तीसरे पॉइंट सी से भी पास कर रहा है, तो ये दोनों पॉइंट इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो मैं सेटिस्फाई करवाता हूँ, सेटिस्फाई करवाने से आंसर आ जाएगा। ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा लैम्डा के टर्म में, तो लैम्डा का वैल्यू निकाल करके हम पुट कर देंगे इसी इक्वेशन में, इसी वाले इक्वेशन में, तो ये आंसर आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। तो पुट करता हूँ, पॉइंट क्या है 3,4,2, तो पुट करता हूँ पॉइंट 3,4,2 को पुट करता हूँ। तो जब मैं पुट करूँगा x के जगह पर 3 तो क्या होगा, जब मैं x की जगह 3 पुट तो 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक, प्लस, और फिर जब मैं y की जगह पर 4 पुट करूँगा तो 4 में से 2 गया 2, तो 2 भी होगा। इसी तरह से प्लस जब z के जगह पर 2 रखूँगा तो 3 होगा, तो 3c हो गया इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सोल्व कर दूंगा। फिर मैं इसी इक्वेशन में अगेन हम तीसरा पॉइंट पुट करता हूँ, क्या 706, तो x बराबर 7 रखूँगा तो क्या होगा 7 माइनस 2 5 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5a प्लस जब 0 पुट करूँगा तो क्या होगा -2b, जब 0 पुट करूँगा तो -2b प्लस जब 6 पुट करूँगा तो 6 x 7 होगा, 7c बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इस तरह का जब भी रहेगा तो एलिमिनेशन मेथड से कभी मत सोल्व करना क्योंकि लेंदी होगा और कठिन भी होगा सोल्व करना से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करने का रहेगा ना, वैल्यू निकालने का रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सोल्व करो, जिससे क्या होता है कि लैम्डा के टर्म में आंसर आ जाएगा आसानी से। तो a बराबर b बराबर c, इसे लैम्डा के टर्म में मैं वैल्यू निकाल लूँगा आसानी से। तो मैं ए पार्ट को ढक देता हूँ, ए पार्ट को ढकूँगा तो क्या होगा 7 दूनी 14, 14 और प्लस 6, 14 6 कितना हो जाएगा 20, तो ए का वैल्यू 20 लैम्डा के टर्म में आ जाएगा, इधर लैम्डा के बराबर मान लूँगा। फिर इसी तरह से बी को मैं जब बी को ढकूँगा क्या होगा 7 में से 15 जाएगा तो -8 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम लिख लेंगे कि 7 में से तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। ऊपर माइनस भी लगता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला में, -15 हो जाएगा, तो 7 में से 15 जाएगा तो -8 हो गया। और c बराबर क्या होगा, c को जब मैं ढकूँगा तो -2 और -10 तो -12 हो गया, ये हो गया। तो यहाँ से वैल्यू निकल गया, यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा लैम्डा के टर्म में 20 लैम्डा और b का वैल्यू क्या होगा 8 लैम्डा और c का वैल्यू क्या आ गया -12 लैम्डा। तो लैम्डा के टर्म में आ गया, तो लैम्डा जब a का वैल्यू रखेंगे 20 लैम्डा, b का वैल्यू रखेंगे 8 लैम्डा, c का वैल्यू रखेंगे -12 लैम्डा, तो लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा और a b c का भी वैल्यू भी आ जाएगा, तो यही इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखते हैं। तो हम मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ अगला पेज पर और डायरेक्ट आंसर निकाल लूँगा। तो मैं अगला पेज पर लिख लेता हूँ इस डेटा को आंसर निकालने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि इस a b c का वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो इक्वेशन निकल जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि कॉमन क्या है 4 कॉमन है, तो इसे और रिड्यूस कर सकते हैं। 4 से अगर जो डिवाइड कर दूँगा प्रत्येक a b c के वैल्यू को तो क्या होगा 5 लैम्डा, b का वैल्यू क्या होगा 4 से डिवाइड करूँ 4 दूनी 8 और c इक्वल्स टू -3 लैम्डा। तो अब ये वैल्यू पुट कर देता हूँ 5 लैम्डा 2 लैम्डा और -3 लैम्डा, तो क्या होगा 5 लैम्डा इंटू x -2 प्लस 2 लैम्डा इंटू y -2 प्लस c का वैल्यू क्या होगा -3 लैम्डा, तो -3 लैम्डा इंटू जेड प्लस 1 बराबर 0। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। तो लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, तो क्या होगा 5x हो गया। इसी तरह से प्लस 2y और -3z, 5 दूना 10 और -4 और इधर क्या होगा -3 बराबर 0। तो क्या आएगा आंसर 5x प्लस 2y -3z बराबर में क्या हो जाएगा
4 3 7 17 हो जाएगा। तो ये यही इक्वेशन आ गया कार्टेशियन फॉर्मेट में, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्मेट। अब इससे ए बी, ये जो एक्स का कोफिशिएंट है, वाई का कोफिशिएंट है, जेड का कोफिशिएंट, ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है 5 2 -3। तो लिख सकता हूँ नॉर्मल वेक्टर 5 i कैप प्लस 2 j कैप -3 k कैप, क्योंकि उसके डायरेक्शन रेशियो क्या प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्शन रेशियो यही है 5 2 -3। और डी का वैल्यू क्या है, डी बराबर 17 है। तो वेक्टर फॉर्मेट में भी हम इक्वेशन का प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी लिख सकते हैं। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर 5 i कैप प्लस 2 j कैप -3 k कैप बराबर 17। तो ये भी हो गया इक्वेशन, तो ये भी आंसर हो गया। तो इससे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व किया जाता है इस पैटर्न वाले सारे क्वेश्चन को। अब हम अगला कंसेप्ट पर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगला फार्मूला देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन भी उसी तरह से निकालेंगे, क्योंकि तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस रहता है, तो प्लेन तीन जगह पर कट करेगा। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ और लिख भी देता हूँ। पहले लिख लेता हूँ कि इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग, मतलब कि हैविंग इंटरसेप्ट रेस्पेक्टिवली ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर क्या है, एक्स एक्सिस से ए है, वाई एक्सिस से बी है एंड जेड एक्सिस से सी है, इज गिवन बाई एक्स का इंटरसेप्ट है तो एक्स बटा ए प्लस वाई का इंटरसेप्ट बी है तो बटा बी प्लस जेड बटा सी इक्वल्स टू 1 होता है। अब ये कैसे आता, तो ये इसी तरह से हम इसे प्रूव करने के लिए जो मैंने अभी पिछला 3 पॉइंट से इक्वेशन लिखा था ना, उसी तरह से मान लेते कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ। तो एक पॉइंट 3 डायमेंशन में बाई एक्सिस पर क्या होता है, बाई कोऑर्डिनेट आता है और बाकी जो कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा एक्स एक्सिस पर। तो क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट बाई एक्सिस पर तो 0 होगा, सिर्फ बाई बोला है तो बाई इंटरसेप्ट कितना है, बी है, तो बी हो जाएगा और कॉमा 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार एक्स कोऑर्डिनेट पर एक एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, ए आएगा, बाकी दोनों 0 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट को ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट को बी मान लेता हूँ और इस पर क्या होगा 0, सी हो जाएगा, कोऑर्डिनेट सी हो जाएगा। तो जब मैं तीनों को मिलाऊंगा तो एक क्या होगा, एक प्लेन बनेगा। जब मैं तीनों को मिलाऊंगा तो क्या होगा, एक प्लेन बनेगा। दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, इस तरह से एक प्लेन बन रहा होगा, ये इसको ढक रहा है ना, इंक्लाइंड प्लेन की तरह रखा हुआ रहता है ना, उस तरह से। तो 3 पॉइंट से ये जो प्लेन है वो तीन पॉइंट से पास कर रहा है, तो उससे हम प्रूफ कर सकते हैं ना कि जैसे कि मैंने कि ऐसे तो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फार्मूला याद रखो और क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर जब प्रूफ करना है तो तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर दे। तो हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट जब दिया हुआ रहता है तो इस तरह से लिखा जाता है इक्वेशन। मान लेते हैं कि नॉर्मल P है, P इंटू एक्स माइनस x1 प्लस Q इंटू वाई माइनस y1 प्लस R इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0 है। ये इक्वेशन है। तो हम इसमें पुट कर देते हैं, क्या पॉइंट था, एक पॉइंट है a, 0, 0, तो इस पॉइंट को पुट करता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है 0, b, 0 और तीसरा पॉइंट क्या है 0, 0, c। तीनों पॉइंट को पुट कर देता हूँ तो क्या होगा, पहला पॉइंट को पुट करता तो P x माइनस a प्लस ये तो 0 हो जाएगा तो Q बाई और प्लस R Z, ये बराबर इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा पॉइंट इसी में पुट करता हूँ तो क्या होगा माइनस PA प्लस QB
और जेड को पुट करूँगा तो 0 ही हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, ठीक। और जब इसको पुट करूँगा तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस पी ए, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, मतलब क्यू बाई, ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस में क्या होगा बाई वाला, ये हो जाएगा आर सी बराबर 0। इक्वेशन नंबर 3, तो मैं सोल्व कर देता हूँ। पी बराबर माइनस क्यू बराबर आर, लैम्डा के टर्म में मैं वैल्यू निकाल लूँगा। यहाँ पर कहीं इधर प्लस में आर लिख देता हूँ, 0 सी करके, इस तरह से आर सी। तो पी का कोफिशिएंट को ढकता हूँ, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, बी सी। ठीक इसी प्रकार मैं क्यू के कोफिशिएंट को ढकता हूँ, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, सी ए माइनस में सी ए, और ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब आर के कोफिशिएंट को ढकूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बी। इसे लैम्डा के बराबर मान लेते हैं। तो पी का वैल्यू क्या आ गया, पी का वैल्यू बी सी लैम्डा आ गया, क्यू का वैल्यू क्या आ गया, ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सी ए लैम्डा आ गया, और आर का वैल्यू ए बी लैम्डा। तो पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जब मैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। पी का वैल्यू रखें तो लैम्डा 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 सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, बी सी इंटू एक्स माइनस ए प्लस सी ए इंटू वाई ठीक, ये हो गया सी ए इंटू वाई प्लस आर का वैल्यू ए बी इंटू जेड इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड बराबर के दोनों तरह साइड ए बी सी से डिवाइड कर देता हूँ। तो जब ए बी सी से डिवाइड करूँगा तो बी सी कट जाएगा, तो एक्स माइनस ए बटे ए हो जाएगा, प्लस सी ए कट जाएगा तो बी हो जाएगा, वाई बटे बी हो जाएगा, प्लस जेड बटे सी हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ये हो गया। तो इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, तो एक्स बटा ए -1 हो जाएगा, प्लस वाई बटे बी प्लस जेड बटे सी इक्वल्स टू 0। तो ये -1 जो था उसे प्लस करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बटा ए प्लस वाई बटे बी प्लस जेड बटा सी बराबर 1, यह आ गया, प्रूफ हो गया। इस तरह से प्रूफ किया जाता है और इस तरह से सोल्व भी क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ और उसे सोल्व करता हूँ अगला पेज पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी एंड सी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, पॉइंट ए बी एंड सी यहाँ पर मीट कर रहा है। तो यहाँ इसका सेंट्रॉइड कहीं जी होगा, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पी कॉमा क्यू कॉमा आर, ठीक इस तरह से दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि बी कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी कोऑर्डिनेट किस तरह से मानते हैं, 0, B, 0, और सी कोऑर्डिनेट किस तरह से मानते हैं, 0, C, इस तरह से। ठीक उसी प्रकार ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, A, 0, तो सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, ये होता है सेंट्रॉइड का फार्मूला। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट को भी लिख सकते हैं, y3 बटे 3। तो मैं डायरेक्ट कोऑर्डिनेट के बराबर कर देता हूँ, जिससे पॉइंट का लिखा जा सकता है। तो क्या मैं किसके बराबर लिखूँगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 बराबर p होगा, p कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, x कोऑर्डिनेट। ठीक उसी प्रकार y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 बराबर क्या होगा, q कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। और इसी तरह से z कोऑर्डिनेट को भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट कर रहा है, ABC फॉर्मेट में तीनों जगह कट कर रहा है। तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या ले सकते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होता है, x बटा कितना में कट कर रहा है कि
क्या कट कर रहा है, ए इंटरसेप्ट कट कर रहा है, ए इंटरसेप्ट कट रहा है। फिर इसी प्रकार वाई इंटरसेप्ट में बी कट कर रहा है, प्लस जेड इंटरसेप्ट में सी कट कर रहा है, इक्वल्स टू 1। अब हम पुट करते हैं तीनों पॉइंट को जिससे जिसे पास हो रहा है। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि जैसे कि x1 बराबर मैंने पुट करा, पी का कोऑर्डिनेट पुट करा, तो x1 बराबर क्या है, ये है, ये x1 बाई 1 z1 है, x2 बाई 2 z2। तो a हो जाएगा a प्लस 0 है ना। तो यहाँ से p का वैल्यू आ जाएगा, इसे मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर a होगा, तो a प्लस 0 बटे 3 बराबर p। तो a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू 3p आएगा। ठीक उसी प्रकार b का भी वैल्यू क्या आएगा, 3q आएगा, b का वैल्यू 3q होगा, a का वैल्यू 3p आएगा और c का वैल्यू 3r आएगा। तो मैं पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में। तो जब मैं पुट करूँगा तो क्या होगा, x बटे 3p प्लस y बटे 3q प्लस z बटे 3r इक्वल्स टू 1। तो क्या होगा, क्यों शो करना है ना, x बटे p निकाल दो, 3 कॉमन है तो 3 दाएं तरफ मैं भेज दूंगा। तो x बटे p प्लस y बटे q प्लस z बटे r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3। यही प्रूफ करना था जो मैंने ले आया हूँ RHS में, LHS और RHS। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन। यही आंसर हो गया। अब हम अगले लेक्चर में और भी प्लेन के बारे में ढेर सारा कंसेप्ट पढ़ेंगे और अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखा जाता है तो वो सीखेंगे। मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड।